हाँ हेलो। पार्ट टू के स्टूडेंट्स, वो हम कल पढ़ा रहे थे न्यूटन्स रिंग बताया था हम पिछले वीडियो में। आज माइकलसन इंटरफेरोमीटर बताना। क्या बताना? माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर कहते हैं, देयर आर सो मेनी इंटरफेरोमीटर्स। वो न्यूटन्स रिंग भी था, वो भी एक इंटरफेरोमीटर का ही जुगाड़ था जिससे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखा जाए। इसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, यहाँ भी फ्रिंज बनेगा। और इसके बाद फैबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर है, वहाँ भी फ्रिंज बनेगा। फिर एलजी प्लेट है, वहाँ भी होगा। एचलॉन ग्रेटिंग है, वहाँ भी होगा। देयर आर सो मेनी डिवाइस टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अब फ्रिंज भी जो है, फ्रिंज हमने बताया है साहब, सर्कुलर फ्रिंज होगा, स्ट्रेट लाइन फ्रिंज भी होगा। देयर में बी ए स्ट्रेट लाइन फ्रिंज ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ फिल्म इनक्लोज्ड बिटवीन द टू। या दो लाइट, आइदर फिल्म हो या नहीं तो दो लाइट, ऐसा दो लाइट इंटरफेरेंस तभी होता है, हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसा दो लाइट जिस दोनों लाइट का वेवलेंथ बराबर हो, दोनों का वेवलेंथ बराबर हो, और दोनों के बीच का फेज़ डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो, फेज़ डिफरेंस बदले नहीं, और दोनों का एम्पलीट्यूड भी आइदर एग्जैक्टली इक्वल और नियरली इक्वल। दो लाइट, जिस दो लाइट का वेवलेंथ इज़ एग्जैक्टली इक्वल, दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल, माने इसीलिए इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक रंग का प्रकाश। तो दो वेव है, दोनों वेव का वेवलेंथ सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों के बीच का फेज़ डिफरेंस टाइम के साथ नहीं बदलता हो, और दोनों वेव का एम्पलीट्यूड या तो करीब करीब बराबर हो या नहीं तो बिल्कुल बराबर हो, देन इंटरफेरेंस की घटना घटती है, इंटरफेरेंस होता है, डार्क ब्राइट फ्रिंज बनता है। टुडे वी विल हैव टू show and we will see how in Michelson interferometer fringes are formed. Fringes may be circular, fringes may be a straight line, दोनों हो सकता है। स्ट्रेट लाइन फ्रिंज भी बन सकता है, सर्कुलर भी बन सकता है इसमें। तो हम लोग एक यहाँ कन्वेक्स लेंस लेते हैं और यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रखते हैं, इट इज सोर्स ऑफ लाइट, और ये सोर्स होता है मोनोक्रोमेटिक, ये लेंस होता है कन्वर्जिंग। यहाँ जो रे ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ये सारी रे निकल के पैरेलल हो पैरेलल होगी लाइक दिस, ये पैरेलल रे होगी। अब इसके आगे एक प्लेट होता है, ये प्लेट इस तरह का है, लाइक दिस, और ये एकदम 45 डिग्री पर झुका रहता है, लाइक दिस। ये एक प्लेट है। ये प्लेट ऐसा होता है कि ये पोर्शन तो ट्रांसपेरेंट है, माने इससे लाइट पास करेगा, और पूरा सिल्वर्ड भी है, कलई किया हुआ है, खूब चिकना है, रिफ्लेक्शन भी होगा। और ये पोर्शन जो है ये सेमी सिल्वर्ड होता है, दिस इज सेमी सिल्वर्ड। हम बाद में इसके बताएंगे। ये 45 डिग्री पर झुका होता है सर। और फिर इसके पैरेलल एक दूसरा प्लेट होता है, ये मिरर होता है, एक दूसरा मिरर, दूसरा प्लेट, एक दूसरा प्लेट इसके बीच में यहाँ पे रखा रहता है कहीं पे, दूसरा प्लेट। और ठीक है, ये दूसरा प्लेट, ये प्लेट सीधा ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई काम हम नहीं। ये इसका पिछला पोर्शन, माने ये पोर्शन सेमी सिल्वर्ड है, ये बहुत अच्छा कलई किया हुआ है, ये पोर्शन, इससे लाइट पास करेगा, माने रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, यहाँ से लाइट को पास करना है। यहाँ पर एक मिरर होता है, प्लेन मिरर, जो स्टैंड बाय स्टैंड पर बहुत अच्छे से फिट किया रहता है, और जिसको थोड़ा अपने एक्सिस पर घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। ये मिरर आगे पीछे नहीं होगा, ये मिरर आगे पीछे ऐसे ऐसे नहीं होगा, लेकिन ऐसे ऐसे थोड़ा हो सकता है। ये इस पर सेट किया रहता है। अब हम लोग तो सिर्फ डायग्राम बनाते हैं और एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाते कि साहब एग्जैक्ट उसका, वो तो झंझटिया थोड़ा अपरेटस है, देखिएगा जाइएगा लैब में तो
लैब में है मौजूद माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो उसमें पूरा उसका सिस्टम है, सारे इसमें सिलेंडर में सारा इनक्लोज़ किया हुआ है, एक तरह सेट है सारा। अब इसको हमने कहीं सेट नहीं किया, ये हवा में कुछ थोड़ा ही है, तो कहीं सेट किया हुआ है स्टैंड पे। लेकिन हम लोगों को स्टैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ये दिखाना है कि इसका वर्किंग पार्ट क्या है, और बस वर्किंग पार्ट से ही काम करना। फिर इसके आगे एक बात ये होती है ख़ास कि यहाँ से ये मिरर की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर यहाँ एक मिरर होता है, और दोनों ये एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, लाइक दिस। और इस मिरर में एक बात ये होती है, हम ये बना रहे हैं ख़ास के इस तरह से कि इसमें स्केल भी लगा रहता है, और इसमें एक रैचेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से मैंने स्क्रू पेच लगा रहता है, स्क्रू पेच जिसकी मदद से इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ये मिरर फिक्स होता है, इस मिरर को कभी आगे पीछे नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, फिक्स मिरर है। लेकिन ये मिरर मूवेबल है, दिस कैन बी डन आगे पीछे। और इस मिरर के बीच का एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ऐसे है एक ऐसे है, लाइक दिस। और यहाँ ये दो प्लेट है और P1 P2, और ये दोनों प्लेट की मोटाई बराबर है, दोनों प्लेट सेम थिकनेस का है। अब इस प्लेट का काम क्या है वो देखेंगे। यहाँ से जो ये लाइट आएगा यहाँ, तो ट्रांसपेरेंट ऐसे भी लाइट जाएगा, फिर ऐसे भी लाइट जाएगा, फिर ऐसे जाके यहाँ से इस तरह से लाइट जाएगा यहाँ, लाइक दिस। ये लाइट गया, इस लाइट को देखिए ऐसे थोड़ा ये अच्छा लगेगा, इसको हम ऐसे बना दें, मिरर को यहाँ पर इस तरह से कर दें, इतना ही बड़ा बना दें, यहाँ इसको इस तरह से देखने में ठीक लगेगा। यहाँ भी इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। छोटा बड़ा होने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि साहब ये पूरा परपेंडिकुलर है एक दूसरे की। तो ये लाइट जो यहाँ आया, यहाँ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा, और कोई भी कहेगा कि ऐसे जो लाइट जाएगा ना, और फिर यहाँ ये अपना एक इंतज़ाम है, इसको ये स्क्रू, इसको कहते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट है, इसका नाम पीछे में है। बाद तो ऑपरेटर्स देखिएगा तो देखिएगा, ऐसे ऐसे घुमाइएगा ना तो मिरर आगे पीछे होगा। हम इसको लिख देंगे कि दिस मिरर कैन बी मूव्ड बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये मूवेबल मिरर है। और ये मिरर जो है ये फिक्स मिरर है, इसको आगे पीछे नहीं करना। और यहाँ से जो ये क्या आएगी, लाइट आएगी, तो फिर ये यहाँ चलेगी, फिर यहाँ से आके यहाँ जाएगी, ये लाइट यहाँ भी आएगी, ये इस तरह से ये रे होगा। और फिर यहाँ से ये भी रे लौटेगी, इसलिए कि नॉर्मल इंसिडेंस जब भी होता है तो ये भी रे लौटेगी, यहाँ से भी ये रे लौटेगी, और ये दोनों रे लौट के, अच्छा एक में हम एक एरो का निशान बना दें, एक में दूसरे एरो का निशान बना दें, यहाँ 2 एरो कर दें, ये 2 एरो हो गया, ये 2 एरो वाला रे है, और यहाँ ये 1 एरो वाला रे है, ये 1 ही एरो वाला रे है, और फिर ये लौटेगा भी तो 1 ही एरो होगा, 1 एरो का निशान, मैंने दोनों को फ़र्क करने के लिए। अब यहाँ ये दोनों लाइट पहुँचेगी लौट के भी, और लौट के पहुँचेगी तो इधर भी ये पास करेगी, यहाँ ये आवेगी लाइट। अब यहाँ पर अपने लोग टेलीस्कोप एक लगा के रखते हैं, चाहे आँख रखते हैं, आँख भी रख सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन आँख उतना वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। सो हेयर देयर इज़ टेलीस्कोप से लोग देखता है इत्मीनान से। इसमें ये दोनों रे आता है, 2 एरो वाला भी और 1 एरो वाला भी। ये इसका नाम हम रख देते हैं, ये L कन्वर्जिंग लेंस है, S सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, ये M1 मिरर है, कहीं पर नहीं लिखा होगा शायद, ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, और इसमें क्या क्या है वो लिख देंगे। अब हम लोग देखिए फिगर ऐसे ही बना लीजिए, फिगर इज़ ऑल राइट, एंड नाउ वी विल हैव टू एक्सप्लेन कि हाउ रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, ये सॉरी इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। ये 2 वेव आ रहा है, एक उधर से लौट के आ रहा है 2 एरो वाला, और ये सिंगल एरो वाला एक इधर से लौट के आ रहा है, दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप होगा तो इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखाई देगा। एंड दैट फ्रिंज में बी सर्कुलर, दैट फ्रिंज में बी स्ट्रेट फ्रिंज, और वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ये मिरर मूवेबल है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और मूवेबल इस तरह है कि इसकी दूरी कितना इसको पीछे किया या आगे किया नापने के लिए एक स्केल भी उस पर लगा रहता है। अब वो सारा फिगर हम लोगों को बनाना नहीं है, तो जानते हैं साहब अपने लोगों को तो सिंबॉलिक फिगर बनाना। देन दिस इज़ सिंबॉलिक, वो मिरर कैन बी मूव्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, और उसको कितना बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ उसको नापा जा सकता है। नापने के लिए देयर इज़ स्केल लगा हुआ विथ रैक पिनियन अरेंजमेंट से दैट कैन बी मूव्ड आगे पीछे, एंड स्केल से उसका आगे पीछे कितना हुआ ये नापना।
और फिर ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि रे जो ऐसे जा रही थी छितराई नहीं, सब एक जगह एक पैरेलल ले चली गई। यहाँ पैरेलल ले सब पर पड़ी, हमने एक रे दिखाया, ये रे वो रे की कोई गिनती कुछ थोड़ा ही, तो बंडल ऑफ रेज है यहाँ पड़ा। तो इस तरह से वो है। और ये इतना है, टी टेलीस्कोप है और इसमें आपको फ्रिंज नज़र आएगा। फ्रिंज सर्कुलर भी होगा और ये भी होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन के साथ वो क्या क्या है, तो कैसे कैसे है, मैंने कब बनेगा उसमें सर्कुलर फ्रिंज ये बताएंगे, कब बनेगा साहब वो क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन फ्रिंज, और कब स्ट्रेट लाइन फ्रिंज सीधा होगा, कब क्या होगा, सारी चीज़ में भी एक्सप्लेंड। लेकिन दो वेव का ओवरलैप होना चाहिए। हेयर देयर आर टू वेव्स, एक वेव ये है, एक वेव ये है। हमने रे डायग्राम से इंडिकेट किया और रे डायग्राम से ही हर जगह इंडिकेट किया जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, बिकॉज के वेव का तो वेव फ्रंट होता है। हालांकि ये सारा चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स में है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में। इससे पहले जो कार्डिनल पॉइंट्स पढ़ा था वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात थी, दैट वाज बात ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लेकिन दिस इज़ वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, न्यूटन्स रिंग भी और ये भी। तो इसको लिख लिया जाए, लिखा जाए। एस यहाँ क्या है, एस याद रखिएगा, एस है सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्रोमेटिक लाइट। और एल है कन्वर्जिंग लेंस, एल है कन्वर्ज करना माने रे जब करीब आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कन्वर्जिंग लेंस है। एंड P1 बराबर एक ग्लास प्लेट है, एक ग्लास प्लेट है विच हिंड पोर्शन, पीछे का पोर्शन इज सेमी सिल्वर्ड। हिंड पोर्शन माने पीछे का या बैक पोर्शन, ये हिंड पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन। सामने जो आया ये फ्रंट हुआ, ये हिंड हुआ। तो हिंड पोर्शन या हिंड पार्ट जो लिख लीजिए, बैक साइड ऑफ विच या हिंड पार्ट ठीक ही है, हिंड पार्ट ऑफ विच इज सेमी सिल्वर्ड। वो आधा कलई किया हुआ है, पूरा कलई नहीं की। यहाँ अगर इसको कलई नहीं करें तो डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, लाइट पास कर जाएगा, रे इधर नहीं जाएगी। और अगर पूरा कलई कर दें इसको, पूरा इसको सिल्वर कर दें तो सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर इधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए दिस इज सेमी सिल्वर्ड, ये सेमी सिल्वर्ड है। विच अलाउज सेमी सिल्वर्ड, विच अलाउज सेमी सिल्वर्ड, सो इट अलाउज ग्लास प्लेट है, ग्लास हमने लिख दिया, प्लेट नहीं लिखा, ग्लास प्लेट है। तो सो इट अलाउज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन, ओके, ट्रांसमिशन। साथ साथ एक बात और ये है कि साहब ट्रांसमिशन, इट इज़ इंक्लाइंड एंड दिस प्लेट इज़ आल्सो इंक्लाइंड एट, दिस प्लेट is also inclined at कितना डिग्री पर है, inclined at 45 डिग्री with axis of lens। ये लेंस का जो एक्सिस है इसे 45 डिग्री पर झुका है with axis of lens, ठीक है, axis of the lens। और इसके बाद P2 है another plate P2, another plate parallel to प्लेट, और ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें कहीं कोई पॉलिशिंग नहीं, कोई ये कुछ नहीं किया हुआ, बिल्कुल अनदर प्लेट which allows only transmission of light, माने लाइट सिर्फ जा आ सकता है इससे, इसमें ये नहीं होगा। एंड it is also parallel to यानी 45 डिग्री पर ये भी झुका रहता है, parallel to क्या P1 नहीं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड P1 के ये पैरेलल है, P1 P2 दोनों पैरेलल है। ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग प्लेट, इसको कंपनसेटिंग प्लेट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट, ठीक है, कंपनसेटिंग प्लेट। और इसके बाद वो है M1, हाँ M1 M2 मिरर का भी लिखना है, हम नीचे में ऊपर में लिखते हैं यहाँ M1 ए प्लेन
हाईली पॉलिश्ड मिरर, बहुत अच्छा मिरर है ये, हाईली पॉलिश्ड मिरर, पॉलिश्ड मिरर प्लेन, हाईली पॉलिश्ड मिरर, मिरर वो ये ठीक है, हाईली पॉलिश्ड मिरर, which can be moved, which लिखना है, विथ लिखा, which can be moved forward backward, moved forward backward, आगे पीछे इसको कर सकते हैं, forward backward नहीं, इसको कर सकते हैं ये, और एंड ऑल्सो कितना इसको आगे पीछे किया ये नाप भी सकते हैं, एंड ऑल्सो इट्स मूवमेंट, इट्स शिफ्ट या मूवमेंट जो लिखे, मूवमेंट कैन बी मेजर्ड, मूवमेंट कैन बी मेजर्ड विथ रैक पिनियन अरेंजमेंट, रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है, मैंने उसको नट ऐसे से घुमाइएगा ना तो वो आगे पीछे होगा, रैक पिनियन अरेंजमेंट कहलाता है, रैक पिनियन अरेंजमेंट एंड इट्स मूवमेंट कैन बी मेजर्ड विथ रैक पिनियन अरेंजमेंट, बात ठीक। और ये बहुत अच्छा हाईली पॉलिश्ड मिरर है, M2 इज़ ऑल्सो हाईली पॉलिश्ड मिरर, ये भी ऑल्सो है, M2 इज़ ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो हाईली पॉलिश्ड मिरर, ये भी बहुत अच्छा मिरर है, हाईली पॉलिश्ड मिरर, वो अरेंज्ड, इसको कहाँ अरेंज किया है, ये M2 जो है ये M1 के जस्ट परपेंडिकुलर है, अरेंज्ड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू M1, है ना। तो ये हो गया। एंड T बराबर टेलीस्कोप, T टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप वेयर interference fringes can be observed, where interference fringes can be observed, ये apparatus का ये हो गया। और इसको P2 को हमने कंपनसेटिंग प्लेट कहा भी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग, इसलिए कि पाथ डिफरेंस दोनों को बराबर करने के लिए ये होता है। अब होगा ये, असल इसमें समझना ये है कि यहाँ से जो लाइट आएगी ना तो ये इधर भी जाएगी, अच्छा इसमें खाली इधर लौटना लिखा बना दिया हम लोग, और इधर हाँ जाना भी बनाया, ये जाना यहाँ पे बनाया, लौटना ये जाने का निशान है, ये लौटने का निशान है, लौटने का निशान 2 कर दिया, जाने का निशान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लाइट जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ इधर भी जाएगा, माने ये जो जा रहा है ये यहाँ 2 लाइट, ये 2 वाला निशान भी जाएगा और फिर लौटेगा भी, फिर यहाँ लौट के 2 वाला भी 1 वाला भी, इधर 2 वाला इधर 1 वाला है, तो ये भी जाएगा। यहाँ से लौट के यहाँ 45 डिग्री पर जब है ना मिरर, तो 2 हिस्से में वो बट जाएगा। ऐसे अगर रहता है 0 डिग्री पर तो जिधर से आया उधरे लौट जाता। लाइट में होता है ना, शायद आइडिया हो, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन अगर लाइट ऐसे आवेगी तो ऐसे ही चली जाएगी सीधे एकदम 90 डिग्री पर। 90 डिग्री नहीं है, दरअसल 0 डिग्री है, देखने में 90 लगता होगा, ये 0, लेकिन रे ऐसे आवेगी तो ये ऐसे जाएगी। तो ये जो रे आ रही है जस्ट यहाँ 45 डिग्री पर, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो साहब एकदम ये तो यहाँ और ये दोनों मिरर एकदम एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। M1 M2 एसेंशियली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, और ये एंगल जो है ये एंगल 45 डिग्री है, फिगर में भी हम बना देते, ये 45 ही डिग्री पर झुका है कंप्लीट। इसीलिए यहाँ आके यहाँ जो लाइट आया 2 हिस्से में बट गया, इधर और इधर, ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री। इंसिडेंट रे जब 45 डिग्री पर होगा तो रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पर होना ही है दोनों, तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री है। अब ये दोनों रे जो लौटेगी देन देयर विल बी इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस का शेप होगा, इंटरफेरेंस में भी सर्कुलर, इंटरफेरेंस में भी माने वो फ्रिंज जो बनेगा सर्कुलर भी होगा, स्ट्रेट लाइन भी होगा, इसके लिए कंडीशन है। लेकिन इसके पहले कि हम लोग देखिए, यहाँ होता यह है कि थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका डिस्कस कर लें। होता यह है कि यहाँ लाइट ये आया, फिर गया, फिर आया, तो इस दूरी को इसने क्या बार तय किया, एक बार, पहली बार, दोबारा, फिर लौटेगा तो तिबारा, तब यहाँ आया। 3 बार इस दूरी को चला, और इस दूरी को क्या बार चला, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आया 1 बार, गया 1 बार आया, 2 ही बार।
अब ये यहाँ से आके फिर एक बार इधर अपना, तो ये डिस्टेंस जो है माने इस प्लेट में लाइट को 3 बार सफ़र करना पड़ा। यहाँ से भी माने अब इधर से भी जो लाइट है इसको भी 3 बार सफ़र करना पड़े, यानी ये आने वाली रे को, इस रे को 1 एरो वाले रे को जब 3 बार सफ़र करना पड़ा तो सेकंड एरो वाले रे को भी 3 बार सफ़र करना पड़ेगा। और 3 बार सफ़र करने के लिए ये 2 बार यहाँ हो गया, 1 बार ये हुआ 3, तो दोनों के बीच फेज़ डिफरेंस 0 हो गया। Thus phase difference between the two rays is 0. It is also compensating plate so that phase difference between the two is 0. So that phase difference हम लिख सकते phase difference between the two is 0. Between the two is 0. ठीक है, 0। अब उसके बाद हमने ये M1 लिखा, M1 क्या है, M2 क्या है, T लिख दिया। Now you see कि साहब इसी दोनों रे का इंटरफेरेंस होगा, यही दोनों रे मिलेगी और मिलेगी तो फ्रिंज बनेगा, और फ्रिंज में भी सर्कुलर, फ्रिंज में भी स्ट्रेट लाइन, फ्रिंज में भी एनीथिंग। एंड उसको कल हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे क्या क्या कर सकते कल, माने अगले टॉपिक में। आज हमको लगता है इतना ही रहने दीजिए, कल इसका हम बना देंगे। माने अब कल सिर्फ कंडीशन ये बताना है कि ये सर्कुलर फ्रिंज कब होगा और स्ट्रेट लाइन फ्रिंज कब होगा, और फिर पाथ डिफरेंस इसमें किस तरह बदलेंगे। पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी चेंज्ड बाय मूविंग दिस मिरर अप डाउन और अप और डाउन। इसको अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ वो कहते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट। हम इसको यहाँ पे लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहे। M1 ये मूवेबल बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे पीछे हो सकता है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये आगे पीछे हो सकता है विथ रैक पिनियन अरेंजमेंट कहलाता है, रैक पिनियन अरेंजमेंट एंड विथ स्केल अटैच टू इट, इससे जो अटैच्ड है इसके अटैच टू इट। ये मूवमेंट माने मेजर ऑफ मूवमेंट कैन ऑल्सो भी, यानी ये डिस्टेंस मूव्ड, कितना दूरी आगे पीछे हुआ, डिस्टेंस मूव्ड कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। ठीक है, तो आज का हमको लगता है इतना रहने दीजिए। समझ में बात आई माने क्या क्या सिस्टम है, फिर इसमें क्या किसका काम है ये बता दिया हमने। इसमें कोई मैथमेटिकल अब है नहीं, मैथमेटिकल तो वही है कि साहब वो पाथ डिफरेंस का जो कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस अगर A1 लैम्डा का इंटीग्रल होगा, माने 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा n लैम्डा होगा, देन देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं 1 लैम्डा बाई 2, 1.5 लैम्डा बाई 2 और 2.5 लैम्डा बाई 2, 3.5 लैम्डा बाई 2 जो है, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट कंडीशन इज़ ऑल्सो हेयर। हाँ, तो अब इसको मिटाया जाए। ये अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि साहब कैसे फ्रिंज बनता है। फ्रिंज बनने का सीधा ये है, देखिए इसका इमेज, इस मिरर का इमेज यहाँ बनेगा, माने इधर बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। चूँकि हम लोगों ने टेलीस्कोप यहाँ रखा है इसलिए देखना यहाँ है, लोग इधर से भी देख सकता है, टेलीस्कोप की पोजीशन में भी है, लेकिन जब इधर होगा तो ये चला जाएगा देर, माने वाइस वर्सा हो जाएगा, उलट जाएगी पोजीशन। देन अभी की हालत में ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब यहाँ बन सकता है इमेज, इसके नीचे भी इसके ऊपर भी, दोनों कोइंसाइड भी कर सकता है। इमेज में भी एकदम सीधा जैसे होना चाहिए, लेकिन अगर ये ज़रा सा भी टिल्ट करेगा, माने अगर इधर उधर झुकेगा, जो झुकाया भी जा सकता है इसको, तो ऐसी हालत में फिर इमेज दूसरी तरह का बनने लगेगा, स्ट्रेट लाइन इमेज भी बनेगा, टेढ़ा भी बनेगा। लेकिन अगर इसका इमेज जस्ट इस पे पड़ता है तो फ्रिंज नहीं बनेगा। फ्रिंज कह रहे थे इमेज बनना, ये फ्रिंज नहीं बनेगा। फ्रिंज बने वो ब्राइट डार्क। एंड हेयर ऑल्सो इंटरफेरेंस की वजह है, ठीक है, वो क्या बताया था, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स, फिल्म बनेगा, इस दोनों के बीच एक फिल्म होगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। हमको लगता है सारी बात क्लियर है और देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। अब हम लिखेंगे, शॉर्ट लिखना है, कहीं कुछ अब है नहीं इसमें लिखेंगे कि साहब ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ M2 एट ऑन और बियॉन्ड M1, एट ऑन और बियॉन्ड M1, नहीं, फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस
ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स, बिकॉज के इसके बीच में देयर इज़ फिल्म, कुछ तो होगा, हवा होगा, कुछ होगा, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लेट अस डिलीट इट। अब वो बात करेंगे हम लोग, सिर्फ M1 M2 याद रखना है। M1 M2 कहाँ कहाँ है वो याद रखना है, उसकी पोजीशन याद रखनी है, और फिर इसका यूज़ क्या क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं इस इंटरफेरोमीटर से, वो लिख लेना है। और फिर उसको काम करने का जो प्रोसेस है वो तो फिर डिटेल है, वो मैंने एक प्रैक्टिकल का काम है, प्रैक्टिकल वर्क है दैट। तो हम लोग लिख लेंगे इसको, क्या लिखेंगे, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आप लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ M2 एट M1, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज ऑफ M2 एट ऑन M1, एट भी हो सकता, ऑन भी हो सकता, एट ऑन M1, दैट इज़ उस इमेज का नाम M2 डैश रख देंगे हम लोग, M2 डैश एट ऑन इमेज M2, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमने लिखा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज लिखना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, ओके, इमेज एट इतना ऑन N1, कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है। ये शेप एंड साइज, माने शेप ऑफ स्ट्रेट भी हो सकता है, शेप ऑफ द फ्रिंजेस, शेप ऑफ द फ्रिंजेस डिपेंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ इमेज, डिपेंड ऑन इमेज ऑफ लिखेंगे हम वहाँ M2, इमेज ऑफ M2 एट M1, इमेज ऑफ M2 एट M1, ठीक है, M1। फिर हम लिखेंगे कि इफ़ यहाँ का इमेज दोनों यहाँ बनेगा, याद रखिएगा, मिरर यहाँ ये रे आवेगी, इधर जाएगी, इसका इमेज इधर बनेगा, यहाँ से इमेज दिखाई देगा आपको, यहाँ से टेलीस्कोप से ये नज़र आएगा, फ्रिंज नज़र आएगा टेलीस्कोप से। तो इसको याद रखना है। इफ़ हम कहते हैं कि साहब ये इमेज ऑफ M1, इफ़ इमेज ऑफ M2 एंड M1, इमेज ऑफ M2, इमेज ऑफ M2 से इट इसको कह दीजिए, ये बार बार उससे गड़बड़ाता है, M2 डैश्ड, M2 का जो इमेज है उसको क्या कह दिया हमने, से इट M2 डैश्ड एंड M1 कोइंसाइड, अगर दोनों एक जगह बन जाए, कोइंसाइड, देन तब ऐसा होगा, यहीं होगा ये M2, हम बनाते हैं, ये देखिए M1, और यहीं पे ये होगा M2 डैश्ड भी, M2 डैश्ड, दोनों यहीं पर अगर है, दोनों एक साथ हमने लिखा है यहाँ कि इफ इमेज ऑफ M2 से इट M2 डैश्ड एंड M1 दोनों कोइंसाइड, देन there will be no formation of fringe, then there will be no formation of fringe, कोई फ्रिंज नहीं बनेगा, there will be no formation of fringe, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज देखेंगे कहाँ से, याद है, टेलीस्कोप से फ्रिंज दिखाई देगा यहाँ से आपको सीधे, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज। इफ़ इसी में हम लिखते हैं इफ़, ये M2 डैश्ड नाम है M2 के इमेज का, याद रखिएगा, इफ़ ये M2 डैश्ड एंड M1 आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल होगा एक दूसरे के, पैरेलल एंड लाइक दिस, ऐसे अगर हो पैरेलल लाइक दिस, जैसे हम बोलते हैं लाइक दिस, ये यहाँ अगर M2 हो, M2 है ना यहाँ, ये M1, अच्छा M2 डैश्ड यहाँ हो और M1 यहाँ हो, तो ये दोनों के बीच गैप है, दोनों पैरेलल है, दैट इज़, यहाँ याद रखिए ये दोनों अभी पैरेलल है, दैट इज़ M1 एंड M2 डैश्ड, ये बराबर पैरेलल, ये पैरेलल है। तो ऐसी हालत में इमेज विल बी सर्कुलर, इमेज क्या होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर। और यहाँ हमने इसके पहले लिखा कि अगर M1 और M2 डैश्ड दोनों एक साथ ओवरलैप कर जाए, देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, माने देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस
M1 और देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसका मतलब पूरा अंधेरा होगा। आप टेलीस्कोप से देखिएगा तो आपको अंधेरा नज़र आएगा, देयर विल बी नथिंग, कुछ नहीं। उसी तरह से अगर हमने ये M1 और M2 डैस्ट, M2 डैस्ट व्हाट इज़ M2 डैस्ट? M2 डैस्ट इज़ इमेज ऑफ M2, जो यहाँ बनेगा। कहिए कि इसका इमेज वहाँ भी बनता, हम कह रहे हैं, लेकिन आपको देखने का जुगाड़ तो इधर है, टेलीस्कोप इधर है, तो आप इधर देखिएगा कि इधर देखिएगा। अगर ये इधर होता तो वहाँ भी होता, दोनों की पोजीशन कैन बी इंटरचेंज्ड, दैट विल मेक नो डिफरेंस। अगर ऐसा है ये M2 और M2 डैश दोनों ओवरलैप कर जाए तो कोई फ्रिंज नहीं बनेगा। ये पैरेलल हो तो यहाँ ये इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? इमेज बनेगा सर्कुलर, लाइक दिस। यहाँ ये इमेज होगा, सेंटर डार्क और इस तरह से ब्राइट, ये इमेज होगा, ये फ्रिंज होगा। ये शेप ऑफ फ्रिंज ऐसा होगा, शेप ऑफ फ्रिंज ऐसा होगा, सर्कुलर होगा, सेंटर डार्क होगा, इसका चारों तरफ डार्क ब्राइट। ये ब्लैक जो है ना, ये डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, ब्राइट हो गया। अब यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि साहब हम पूरा डार्क करें, पूरा ब्राइट करें। ऐसे जितनी चौड़ाई इसकी होगी उतनी ही चौड़ाई इसकी भी होगी। यानी विड्थ ऑफ फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज बराबर होता है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। याद रखिएगा, हम लिख देते हैं विड्थ माने चौड़ाई। फिगर में ऐसा नहीं है, फिगर में अगर हम करेंगे तो इसको मोटा करना पड़ेगा काफ़ी, ऐसे बराबर इतना मोटा ऐसे इसको करेंगे, फिर इतना ही मोटा छोड़ेंगे माने इस तरह से मोटा करके खूब मोटा करेंगे, फिर इतना छोड़ेंगे, फिर इसको खूब मोटा करेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो इस तरह से दैट विल बी कंप्लीट गड़बड़। तो इसीलिए हम लिख देते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये बराबर होगा, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, इस तरह से ये होगा। यहाँ बीच में सेंटर अंधेरा होगा। काहे सेंटर अंधेरा होगा? बिकॉज कि आप लोग पढ़ा है इंटरफेरेंस फिल्म में, रिफ्लेक्शन के चलते जो होता है 2t बराबर n लैम्डा होगा, t दोनों के बीच की दूरी होगी ये, तो ऐसी हालत में रिफ्लेक्शन में होता है डार्क। 2t बराबर होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो होता है ब्राइट। इसीलिए यहाँ सेंटर डार्क ही होगा, सेंटर डार्क होगा। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज हम लिख देते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये बराबर होगा विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। दोनों की चौड़ाई बराबर है, यानी जितना मोटा लाइन उतने मोटा फिर ये गैप, उतने मोटा लाइन उतना मोटा गैप, बट प्रैक्टिकली यहाँ पर बनाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज बराबर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ओके, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि साहब ये सर्कुलर फ्रिंज बनेगा, लेकिन अगर ये दोनों ये इंक्लाइंड है एक दूसरे से, तो ऐसी हालत में फ्रिंज जो है वो ऐसा बनेगा। अगर ऐसे है, मान लीजिए M2 है ना, M1 यहाँ ऐसे है, M1 मिरर, और M2 मिरर ऐसे है, इस तरह से है, M2 डैश्ड, ये M2 डैश्ड ऐसे होगा, यानी फ्रिंज कहीं किसी वजह से उल्टा हो गया। बिकॉज के याद रखिए इसको टिल्ट किया जा सकता है, इसको टिल्ट करके स्ट्रेट लाइन फ्रिंज हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसी हालत में फ्रिंज ऐसा होगा, शेप ऑफ फ्रिंज ऐसा होगा। ये अगर पोजीशन ये है तो शेप ऑफ फ्रिंज ऐसा होगा, यानी स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं। और हमने कहा कि साहब वो सर्कुलर होगा, और सर्कुलर में होना चाहिए दोनों पैरेलल, और नहीं दोनों ही पैरेलल नहीं हुआ, देखिए तिरछा हो गया, तो इस साइड जो फैला हुआ है तो फ्रिंज की शक्ल ऐसी होगी। नहीं अगर ऐसा हो जाए, ये मिरर, ये M1 हो जाए, ये M1 है और ये यहाँ भी M1 था, और इस तरह से यहाँ M2 हो जाए। M1 तो सीधा रहेगा, M1 तो हमेशा सीधा है, ये M1 सीधा है। अगर M2 ऐसा हो जाए, M2 ऐसा हो जाए, M2 डैश्ड है इमेज उसका, M2 का इमेज M2 डैश्ड मानते हैं हम लोग। तो फिर फ्रिंज ऐसे हो, नहीं फ्रिंज का शेप ऐसा होगा, ऐसा फ्रिंज होगा। और ठीक उसी तरह से अगर जस्ट कट करे ऐसे हो जाए M1 और इस तरह हो जाए M2, एकदम जस्ट कट करे, ये M2 डैश्ड हो जाए, ये M1 हो जाए, बराबर कटे, ये M2 है और या M1 है ये, और ये M2 डैश्ड हो जाए, एकदम क्रॉस करे एक दूसरे को, तब फ्रिंज होगा लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन फ्रिंज होगा, ये स्ट्रेट लाइन फ्रिंज होगा। समझ गए? तो फ्रिंज का शक्ल विल डिपेंड ऑन कि आप इसको क्या करते हैं। एकदम सीधा रखिएगा तो पैरेलल होगा, और जब पैरेलल होगा तो सर्कुलर फ्रिंज यू विल गेट।
नहीं अगर इसको टिल्ट करिएगा और ऐसा टिल्ट करिएगा कि दोनों साफ क्रॉस हो जाए तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंज होगा। नहीं अगर दोनों बिल्कुल क्रॉस नहीं हुआ, ऐसा ऐसा हो गया, तो फ्रिंज की शक्ल ये होगी। यानी फ्रिंज का शक्ल विल डिपेंड ऑन क्या, टिल्टिंग ऑफ M2 के टिल्ट, M2 की पोजीशन डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ M2 एकदम सीधा है, M2 थोड़ा इधर उधर है, और उसको इधर उधर किया जा सकता है, टिल्ट किया जा सकता है स्ट्रेट लाइन फ्रिंज देखने के लिए। ओके, ये फ्रिंज के बनने की वजह इंटरफेरेंस है, और इंटरफेरेंस कहाँ से, फिल्म बिटवीन मिरर M1 एंड इमेज M2 डैस्ट, उसी दोनों के चलते यह बना है। और फार्मूला वही लगेगा 2μT बराबर n लैम्डा। अब कहिए T क्या होगा, T यही M1 और M2 के बीच की दूरी होगी, थिकनेस, दिस इज थिकनेस T। लोग T भी लिखता है, D भी लिखता है, कुछ लिख सकते हैं आप, छोटा d T छोटा t लिख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद ये है कि साहब इसका यूज़ क्या है, ये सब करने से क्या फ़ायदा, देखने से क्या फ़ायदा। तो इसका 3-4 यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग आसान प्रैक्टिकल से कभी नहीं निकाल सकते। वो पहला यूज़ है कि किसी भी लाइट का वेवलेंथ निकाल सकते हैं हम लोग। किसी भी लाइट कहने का मतलब कि यहाँ जो लिया था अपने लोग, लिखा है मोनोक्रोमेटिक, एक रंगा प्रकाश, लाल रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का। देन वी नो के साथ बैगनी रंग का 4000 एंगस्ट्रम होता है, और लाल रंग का 8000 एंगस्ट्रम होता है, पीले रंग का 5500 एंगस्ट्रम वेवलेंथ होता है। देन हाउ डू वी नो, कैसे जानते हैं, बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी रंग के प्रकाश का वेवलेंथ, पहला काम। दूसरा काम ये भी है कि साहब अगर कोई फिल्म उल्म है रास्ते में, यहाँ पर अगर कुछ फिल्म रख दें हम लोग, थिन फिल्म, एयर ही रख दें या कुछ रख दें ऐसा, देन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि साहब वो दो वेवलेंथ के बीच का फ़र्क, दो वेवलेंथ के बीच का फ़र्क। अब एक वेवलेंथ है, एक लाइट है 4000 एंगस्ट्रम का, और एक है 3950 एंगस्ट्रम का। देन दोनों के बीच सिर्फ 50 एंगस्ट्रम का फ़र्क, दिस फ़र्क इज़ कॉल्ड स्मॉल, माने 50 एंगस्ट्रम, 25 एंगस्ट्रम, 5 एंगस्ट्रम। अब जैसे हम बताएं सोडियम वेपर लाइट होता है, लेबोरेटरी में हर जगह है, सारी चीज़ तो लेबोरेटरी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, लेकिन मोस्ट रिग्रेटेबल फैक्ट इज़ दैट कि प्रैक्टिकल इज़ नॉट, माने परफॉर्म प्रैक्टिकल क्लास इज़ नॉट इंगेज। प्रैक्टिकल के लिए सारा सामान रखा हुआ है। तो सोडियम वेपर लैंप होता है वहाँ लेबोरेटरी में रखा है, उससे लाइट निकलता है। अब उस लाइट का वेवलेंथ होता है 5550 एंगस्ट्रम, 5550 एंगस्ट्रम, 5550, और उसमें दो वेवलेंथ का लाइट निकलता है। वो लाइट इज़ नॉट मोनोक्रोमेटिक, 5550 एंगस्ट्रम का भी, 5555 एंगस्ट्रम का भी। अब इस दोनों का वेवलेंथ कहीं कैसे नापा जाएगा, इस दोनों के बीच 5 एंगस्ट्रम इज़ वेरी स्मॉल, 1 एंगस्ट्रम इट सेल्फ इज़ ए स्मॉल, 10⁻⁻10 मीटर उसको 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। तो माने 10 अरबवां हिस्सा 1 मीटर का। तो इस डिफरेंस को हम लोग निकाल सकते हैं इस एपरेटस से, उसके लिए भी कैलकुलेशन है, एक तरीका है प्रैक्टिकल का। तो दूसरा यूज़ ये हुआ कि डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस इन वेवलेंथ्स ऑफ टू लाइट्स कैन बी डिटरमाइंड, है ना। जहाँ वेवलेंथ बदला तो लाइट बदल गया, और लाइट का रंग बदल गया, आपको पता चले ना चले। तो ये हो गया। और तीसरी बात ये होती है कि मीटर जो अपने लोग कहते हैं, 1 मीटर का स्केल होता है। ये 1 मीटर कैसे बना है, इस मीटर को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर स्केल ये भी किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देन दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ दिस apparatus, and setup and arrangement have already been detailed. I think there should be no problem. Uses आप लिख लीजिए, uses तो लिख लेना चाहिए। uses क्या है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, ऑफ MI हम लिख देते हैं, MI माने माइकलसन इंटरफेरोमीटर। पहला यूज़ है टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ ए लाइट, टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ ए लाइट। वेवलेंथ इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं ऑफ ए लाइट। नहीं, दूसरा यूज़ है टू डिटरमाइन थिकनेस ऑफ वेरी स्मॉल फिल्म। टू डिटरमाइन बहुत पतला कोई चीज़ है, उसका थिकनेस भी इस एपरेटस से निकाला जा सकता है, जिसको स्केल से नहीं नाप सकते। अब जैसे ब्लेड देखा होगा, ब्लेड बहुत पतला है, उसकी कोई कहे कि क्या मोटाई है, देन यू कैन नॉट ईजिली डिटरमाइन, बट विथ हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट थिकनेस कैन बी डिटरमाइंड। टू डिटरमाइन, दीज आर प्रैक्टिकल यूजेस है ये सब।
मैंने प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है इसको। टू डिटरमाइन, उसका फिर ये है प्रोसेस है कि कैसे इसको सेट करिएगा, कैसे रखिएगा, कहाँ रखिएगा फिल्म को, कहाँ रखिएगा चीज़ को, तो वो बात यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, वो तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। टू डिटरमाइन थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ है ये टू डिटरमाइन डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस इन वेवलेंथ, स्मॉल डिफरेंस, वेरी स्मॉल डिफरेंस। वही कहा हमने 5500 एंगस्ट्रम, 5550 एंगस्ट्रम, 50 एंगस्ट्रम का फ़र्क, 5 एंगस्ट्रम का फ़र्क, 10 एंगस्ट्रम का फ़र्क कैन बी इजीली डिटरमाइंड। टू डिटरमाइन स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ्स, बिटवीन टू वेवलेंथ्स। और चौथा यूज़ हमने कहा, चौथा यूज़ है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, स्टैंडर्डाइजेशन कर लीजिए, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ मीटर स्केल, यानी मीटर स्केल को ही करने में कि हाँ ये 1 मीटर ही है, ऑफ मीटर स्केल, ये दिस। Then these were the uses and arrangement has been detailed. Now in next video we will discuss Fabry-Perot interferometer और उसके बाद एचेलॉन ग्रेटिंग ये सब है। Then interference का chapter will finish after 1 or 2 questions and इससे longer chapter जो है वो diffraction का उसके बाद होगा। ओके, पहले हम इसलिए चैप्टर का नाम बता देते ताकि आप जाके देख भी सकते हैं, वैसे ही है वो, पहले इंटरफेरेंस पढ़ाई होती है देन डिफ्रैक्शन, ऐसा नहीं कि जहाँ से जो चाहा पढ़ा दिया। ओके ठीक, आज इतना है।